फास्ट ले जाएंगे क्योंकि आप लोग पढ़ा जाते हैं ज़्यादातर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का नया टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो है मतलब ह्यूमन कल्चर जो है कहाँ कहाँ डेवलप हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वो किसकी वजह से हो रहा है? डाइवर्सिटी की वजह से, मतलब हमारा जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से। तो अलग अलग कल्चर आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन कम्युनिटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को एक शेप देने में। मतलब उनका इकोलॉजिकल लेवल्स, उनका जेनेटिक लेवल्स, उनका स्पेसीज लेवल्स सब अलग अलग है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है कि क्या क्या वे में इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना है। सबसे पहले इकोलॉजिकल रोल क्या है उनका। बहुत सारे काइंड्स के जो स्पेसीज हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं इकोसिस्टम में। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना नीड्स फुलफिल करने के अलावा कुछ यूजफुल चीज़ भी देता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में। अपना नीड्स तो फुलफिल कर ही लिया, लेकिन कुछ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूजफुल चीज़ भी वो देता है, मतलब यूजफुली कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपना नीड्स फुलफिल करने के लिए खाली जिंदा रहे, बगल वाले को हेल्प नहीं करे, तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी नहीं कहलाएगा, मतलब है ना। मतलब कि इकोलॉजिकल रोल उसका क्या है, वो अपना नीड्स फुलफिल करना और साथ ही साथ जो है कुछ यूजफुल कंट्रीब्यूट भी करना जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा करे। तो अपना नीड्स तो फुलफिल करना ही है, इसके साथ साथ हमको कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है यूजफुल चीज़ जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को लाभदायक रहे। ठीक है, तो स्पेसीज जो है कैप्चर करता है, स्टोर करता है और एनर्जी को यूटिलाइज भी करता है, प्रोड्यूस भी करता है और डिकम्पोज भी करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये सब जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का पूरे इकोसिस्टम में एक पार्ट है, साइकिल है ना। एटमॉस्फेयर में गैस को फिक्स कर रहा है और क्लाइमेट को रेगुलेट कर रहा है। इसी की वजह से हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, कैप्चर भी कर रहा है, स्टोर भी कर रहा है, उसको यूटिलाइज भी कर रहा है, फिर प्रोड्यूस भी कर रहा है और डिकम्पोज भी कर रहा है। ये सब साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। साइक्लिक प्रोसेस होने की वजह से ये जो है एटमॉस्फेयर जो है बैलेंस है और क्लाइमेट भी रेगुलेट है। तो ये क्या कर रहा है, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, पॉल्यूशन कम करने में हेल्प कर रहा है, लैंड को भी बचा रहा है, पानी को भी बचा रहा है, एयर को भी बचा रहा है। तो ये जो फंक्शंस है बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम के फंक्शन और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा, अलग अलग कल्चर नहीं रहेगा, तो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। मतलब अगर डेजर्ट एरिया नहीं रहे, माउंटेन एरिया नहीं रहे, पानी नहीं रहे और क्या उसको बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट नहीं रहे, हर जगह का अलग अलग कल्चर, अलग अलग फॉरेस्ट है, अलग अलग हर एक चीज़ है, वो उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब रहने का जो डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी। तो ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम स्टेबल नहीं हो पाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, तो बायोडाइवर्सिटी जो है कौन डिफाइन किया था, यूएन, है ना। फॉर्मली जो है यूएन, यूनाइटेड नेशन डेवलप किया था। बायोडाइवर्सिटी जितना भी टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और मैरीन लाइफ जो है वो अलग अलग नेचुरल हैबिटेट में आता है। तो ये देखिए अलग अलग सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो सिंपल टर्म में बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, रीजन में। अब देखिए एक पर्टिकुलर एरिया का ये फोटो लिए हुए, इसमें क्या क्या है, कबूतर भी है, सूर्य भगवान भी हैं, यहाँ पे छोटा छोटा पेड़ भी है, यहाँ पे छोटा छोटा अलगी फंजाई सब है, यहाँ पे ये जानवर भी है, ये जानवर भी है, अलग अलग ये जानवर भी है और ये जानवर भी है और नीचे पानी भी है। मतलब हर एक चीज़ का इसमें मिश्रण है। तो इसको क्या बोलते हैं, नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है। इसमें क्या क्या है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और जीन्स है जो उनके पास है इकोसिस्टम से बना। ये जो है डाइवर्सिटी जो हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब और आपस में भी, है ना, उसके अंदर भी और स्पेसीज के बीच में भी डाइवर्सिटी, और मतलब इकोसिस्टम के अंदर भी और इकोसिस्टम के बीच में, ये सब डाइवर्सिटी सब बायोडाइवर्सिटी कहलाता है ना। नेक्स्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा पहला इंपॉर्टेंस क्या था, बैक कीजिए, बैक इकोलॉजिकल रोल मतलब अपना नीड्स फुलफिल करना और कुछ यूजफुल दूसरे को देना। ठीक, अब दूसरा रोल जिसमें सॉइल फॉर्मेशन ये सब आ रहा था, दूसरा रोल क्या है,
सर्विस प्रोविज़न, है ना, सर्विस प्रोविज़न करना। बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोडाइवर्सिटी फॉर्म करता है वो हमको क्या देता है, जैसे फूड्स देता है, हमको फूड्स दे रहा है, जैसे सीरियल्स, फिशेज, फाइबर जो, और फिर हमारे क्लॉथेज के लिए भी कॉटन, फूड्स भी दे रहा है, क्लॉथेज भी दे रहा है। क्या क्या दे रहा है, कॉटन, वूल, इससे हमको फ्यूल वुड, हमारे सर्वाइवल के लिए फ्यूल वुड दे रहा है। उसके बाद हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब मेडिसिनल, नीम, तुलसी, तो हमको क्या दे रहा है वो, सर्विस दे रहा है। प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक ऐसा डाइवर्सिटी बना रहा है जिससे हमको फूड भी मिल रहा, क्लॉथ भी मिल रहा, सर्वाइवल के लिए फ्यूल वुड भी मिल रहा और मेडिसिन भी मिल रहा, हर एक चीज़ मिल रहा। तो ये जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग सर्विस। ये भी एक बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस है। दूसरा चीज़, सर्विस को रेगुलेट भी कर रहा है। जैसे देखिए, लोकल और ग्लोबल क्लाइमेट भी बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट करता है। कहने का मतलब कि ग्लोबल लेवल पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैस है, फ्रेश वाटर क्वालिटी जो वेजिटेशन को ज़रूरत है, फिर रन ऑफ कम स्लोली रन ऑफ स्लो कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर ले रहा है, कार्बन सिंक की तरह यूज हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारा क्या कर रहा है, रेगुलेट भी कर रहा है, मतलब बैलेंस भी रख रहा है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, बाकी गैसेस को। उसके बाद रन ऑफ क्या होता है, जब पानी पड़ता है, रेनफॉल होता है, तो कुछ पार्ट्स जो है गड्ढा गुड्ढी ये सब में स्टोर हो जाता है, उसको बोलते हैं, जो मतलब जो ग्राउंड वाटर में जो पानी स्टोरेज है उसको बोलते हैं रन ऑफ। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब वेजिटेशन क्या कर रहा है, उससे कार्बन ऑब्जॉर्व कर ले रहा है। तो मतलब कि ये सब चीज़ जो हमको ज़रूरत है इकोसिस्टम में वेरी करने के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस, तो ग्लोबल क्लाइमेट में ये सब ज़रूरत है। इसको क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है। कोई आदमी इसको बढ़ा रहा है, कोई आदमी इसको घटा रहा है ना, तो उसको बैलेंस कर रहा है। तो सर्विस को रेगुलेट करना, तो बायोडाइवर्सिटी जो है लाइफ और लाइफ प्रोसेस जो प्लेनेट का होता है उसको रेगुलेट भी करता है, उसको सर्विस भी देता है और उसका इकोलॉजिकल रोल भी है अपना, है ना। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट फिर क्या है, रेगुलेट सर्विस के बाद क्या है, सपोर्ट सर्विस। देखिए, बायोडाइवर्सिटी से पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन कैसे होता है, यहाँ के फ्लावर और यहाँ के फ्लावर में इंसेक्ट आती है, इस यहाँ के पॉलन ग्रेन्स को यहाँ एंथर से स्टिग्मा इधर लेके चली जाती है, या फिर एंथर से स्टिग्मा हवा से ऑटोमेटिक उड़ के चल जाता है, और कभी कभी क्रॉस होता है, एक से दूसरे में जाता है। तो पॉलिनेशन भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हो रहा है, हवा की वजह से, इंसेक्ट की वजह से। उसके बाद न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग, कोई न्यूट्रिएंट्स जो है फॉस्फोरस लिया, सल्फर लिया, प्लांट्स जो है उसको सक करके ऊपर ले गया, उसको यूज किया, खाना बनाया। अब वो खाना आप खाए, आप में ट्रांसफ़र हुआ, हर्बीवोर्स खाया, कार्निवोर्स खाया, सब खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाया। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या हो रहा है, साइकिलिंग हो रहा है। बाद में बैक्टीरिया फंजाई उसको डीके करके फिर भेज दिया, तो न्यूट्रिएंट्स का साइकिलिंग भी हो रहा है और साथ साथ रीसाइकिलिंग भी हो रहा है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करके फिर भेज दिया। फिर ग्रीन हाउस गैस का कम भी हो रहा है सेक्वेस्ट्रेशन से। सेक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, निकलना, मतलब कि ग्रीन हाउस गैस कम हो रहा है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं कम होगा तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, आदमी मर जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस का कम करके ही सपोर्ट कर रहा है ना बायोडाइवर्सिटी। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगा तो सिक्वेस्ट्रेशन नहीं होगा। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बार बार वो चीज़ें होना, जो प्रोसेस होता है ना उसको सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बार बार अगर जैसे इसके पिछले वाले स्लाइड में आपको बताए, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेज का जो है मैनेज करता है लेवल्स। कैसे, फ्रेश वाटर जो है वेजिटेशंस को स्लो कर देता है, रन ऑफ को। रन ऑफ अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा, है ना, तो उसको मेंटेन कर रहा है। तो वो सब चीज़ से ग्रीन हाउस, उससे क्या हो रहा है, कार्बन ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, वो कार्बन सिंक की तरह काम कर रहा है जो रह रहा है। तो वो सब जो है ग्रीन हाउस गैस उससे कम रहा है। ठीक, तो सपोर्ट भी कर रहा है लाइफ। और सबसे लास्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी का, सोशल और कल्चरल सर्विस भी दे रहा है। ये कैसे दे रहा है सोशल कल्चरल, हमको जो भी रिक्रिएशनल एवेन्यूज है ये हमको प्रोवाइड हो रहा है। कैसे, टूरिज्म की मदद से, मतलब अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है तो लोग देखने जाते हैं,
है ना। अरे भाई हमको किसी को बर्फ़ बहुत अच्छा लगता है, किसी को माउंटेन्स अच्छा लगता है, किसी को पानी अच्छा लगता है, हाँ, किसी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीच अच्छा लगता है। तो अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो वो क्या रीजन में टूरिज्म आ रहा है ना। तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ और कल्चर्स जो है मतलब सराउंडिंग के साथ इवॉल्व कर रहे हैं और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डाइवर्स इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सोशल रोल भी दे रहा है ना। तो इम्पोर्टेंट सर्विस जो प्रोवाइड करता है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, रिक्रिएशन, रिलैक्सेशन, टूरिज्म, स्पेशली इको टूरिज्म। टूरिज्म में मतलब हर तरह का होता है, मतलब जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वाला टूरिज्म, वो वाला, माउंटेन्स देखने जा रहे हैं, ग्लेशियर्स देखने जा रहे हैं, है ना, बीच देखने जा रहे हैं, है ना, आइस देखने जा रहे हैं, आर्ट, डिजाइन, इंस्पिरेशन भी हो रहा है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और एक सेंस ऑफ, मतलब जाने के बाद एक हमको सेंस ऑफ प्लेस भी मिल रहा है, कहाँ आए थे कहीं, अच्छा लगा, है ना। नेक्स्ट, तो सोशल और कल्चरल सर्विस भी हमको मिलता है। फूड वेब मेंटेनेंस, बायोडाइवर्सिटी जो है फूड वेब को भी मेंटेन कर रहा है इकोसिस्टम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमको खाने के लिए। तो हमारे पास अगर खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, इसको क्या बोलते हैं, फूड वेब। और नीचे वाला ऊपर को खा रहा, ऊपर वाला उसके ऊपर को खा रहा, इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन, है ना। तो फूड वेब क्या है, हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। तुम कबूतर भी खा सकता है, तुम मतलब सब्जी भी खा सकता है ना, और तुम नॉर्मल चिकन भी खा सकता है, और बकरी और भेड़ जो भी है, जो भी तुम खा सकता है। और मतलब नॉर्मल प्लांट्स में भी बहुत सारा ऑप्शंस है ना। कोई मतलब करेला खाता है, कोई भिंडी खाता है, कोई कद्दू खाता है, तो अलग अलग ऑप्शंस है आपको खाने के लिए। तो क्या हो रहा है, फूड वेब मोर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, फूड वेब मेंटेन हो रहा है, तो हायर चांस है सर्वाइवल का प्रत्येक स्पेसीज का। तो ये इससे क्या है, हमारा मोर स्टेबल फूड चेन और फूड वेब भी स्टेबल है। अब किसी को कोई खाए ही नहीं तो ऐसे ही मर जाए वो बड़ा होकर के, है ना। तो फूड चेन भी स्टेबल है और फूड वेब भी स्टेबल हो रहा है इसी की वजह से, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। फिर है साइंटिफिक रोल भी है हमारा। साइंटिफिक रोल कैसे है, साइंटिफिक रिसर्च भी लोग कर रहे हैं कि अरे यार ये खाने से एजुकेशन के रिगार्डिंग और मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग, जैसे लोग साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, नीम खाने से गैस खत्म होता है, तो कोई बोल रहा है कि मतलब तुलसी खाने से कफ नहीं होता है। तो अलग अलग फील्ड में लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, है ना। जैसे रिसर्च जो है नया जेनेटिक मटेरियल कुछ आ रहा है, जीन पूल्स, जैसे बीटी कॉटन, नया जेनेटिक मटेरियल वाला अलग अलग। बायोडाइवर्सिटी जो है हमको नया लाइफ का फंक्शनिंग भी समझने में मदद कर रहा है, और प्रत्येक स्पेसीज जो रोल कर रहा है इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम को सस्टेन करने में, जो इसमें ह्यूमन भी है, उसको भी मतलब हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे साइंटिफिक रिसर्च का भी टॉपिक है, और उस लाइफ के फंक्शनिंग को भी समझने का है, और उसका रोल भी समझने का टॉपिक है ना। तो ये हमारा साइंटिफिक रोल में भी मदद कर रहा है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, तो 3 एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जीन, स्पेसीज और इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है 3 तरह का बांटा गया है। 3 तरह का बांटा कैसे गया है, एक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, ये पहला फिगर। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि जीन्स का डाइवर्सिटी है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर स्पेसीज, एक ही स्पीसीज में, देखिए केला का हरा भी है, लाल भी है, पीला भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। तो एक ही स्पीसीज में जीन अलग होने की वजह से पर्टिकुलर स्पीसीज में ये जो है अलग अलग ऑप्शंस आ रहा है ना। तो जो डाइवर्सिटी हो रहा है, कुछ स्पीसीज जो है मतलब जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी होने की वजह से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, रोज, कोरल्स, फ्रूट्स, है ना, साइजेज और शेप अलग अलग होता है ना। तो बटरफ्लाई भी देखे होंगे आप, अलग अलग कलर के मिलता है, दिखता है। तो एक ही जीन्स का डाइवर्सिटी की वजह से हो रहा है, अलग अलग जीन्स होने की वजह से, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, स्पेसीज का, स्पेसीज और इकोसिस्टम, है ना, 3 डाइवर्सिटी होगा। तो जीन्स की वजह से कौन सा डाइवर्सिटी हुआ, जेनेटिक। स्पेसीज की वजह से क्या होगा, स्पेसीज डाइवर्सिटी। ये देखिए, ये अलग तरह का कुत्ता है, ये अलग तरह का कुत्ता है। तो ये क्या होगा, वैरायटी ऑफ स्पेसीज विद ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एगो पीला कुत्ता है, एगो उजला कुत्ता है। तो ये स्पेसीज जो डिफरेंट है एक दूसरे से, और आपस में मतलब नेचुरली इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो जो स्पेसीज का इवेननेस हो रहा है, रिलेटिव अबंडेंस हो रहा है इंडिविजुअल्स का, डिफरेंट स्पेसीज का, तो ये स्पेसिफिक डाइवर्सिटी हुआ, अलग अलग स्पेसीज हुआ यहाँ, ठीक। अच्छा, स्पेसीज के बाद देखिए अगला इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी। देखिए
यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? माउंटेन्स, और यहाँ पे अलग से ट्रीज, डेंस फॉरेस्ट। तो इकोसिस्टम कम्युनिटी डाइवर्सिटी में क्या होगा? डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटी आएगा, माने जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, लेक्स, कोरल्स, अलग अलग, फॉरेस्ट अलग, डेजर्ट्स अलग, है ना। तो जैसे जैसे इकोसिस्टम चेंज करेगा, स्पेसीज जो है उस हिसाब से अडॉप्ट करेगा, वो भी प्रीडोमिनेंट होगा। जो स्पेसीज डेजर्ट को ज़्यादा अडेप्ट कर पाता है वहाँ पे डेजर्ट एरिया में वो पाया जाएगा। जो स्पेसीज माउंटेन्स को ज़्यादा अडेप्ट कर पाता है वो माउंटेन एरिया में पाया जाएगा। तो प्रीडोमिनेंट कहाँ पे कौन होगा? जो जिस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाता है आसानी से, ठीक है। तो इतना 3 प्रकार का है, जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को मेजरमेंट कौन किया था? व्हिटेकर कौन है ये? जो किंगडम, हाँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पेसीज जो ये सब किए थे ना, यही किए थे व्हिटेकर। जो है 5 नाम दिए थे, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है यही किए थे, नोमेनक्लेचर किए थे कार्लोस लिनियस। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, सारा ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जो है व्हिटेकर किए थे, 5 किंगडम। तो यही दिए, ये भी बायोडाइवर्सिटी का भी मेजरमेंट किए हैं। ये इतना नहीं किए रहते तो इतना नहीं पढ़ना पड़ता। तो व्हिटेकर ही किए हैं सारा डाइवर्सिटी का मेजरमेंट। तो बायोडाइवर्सिटी जो है 2 कंपोनेंट्स में बांटे, एक स्पेसीज रिचनेस और एक स्पेसीज इवेननेस। दोनों अलग चीज़ है। स्पेसीज रिचनेस मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है? मतलब कितना नंबर ऑफ स्पेसीज जो है एक यूनिट एरिया में, चाहे एक रीजन में, चाहे कम्युनिटी में है। इसमें भी 3 तरह का होता है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। देखिए आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में भी आ गया और इकोलॉजी में भी आ गया। अल्फा डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा? जो पर्टिकुलर एरिया में जो डाइवर्सिटी हो रहा है, ये नंबर ऑफ स्पेसीज से आप बता रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेसीज से अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अल्फा डाइवर्सिटी है। बीटा डाइवर्सिटी क्या होगा? ये कंपैरिजन बताएगा दो स्पेसीज के बीच में या 2 से ज़्यादा इकोसिस्टम के बीच में। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? चेंज इन नंबर ऑफ स्पेसीज बिटवीन इकोसिस्टम। 2 इकोसिस्टम के बीच में, जैसे यहाँ पे 500 लोग रहते हैं, यहाँ पे 400 लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम अलग है, यहाँ का इकोसिस्टम अलग है। तो ये जो चेंज इन नंबर हो रहा है, ये कौन सा होगा? बीटा डाइवर्सिटी। अच्छा, गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? ये ओवरऑल पूरे डिफरेंट इकोसिस्टम का ओवरऑल डाइवर्सिटी बता देगा पूरे रीजन का। तो ये ब्रॉड सेंस में बताएगा, है ना। मतलब यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, यहाँ पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं, यहाँ के इस तरह लोग एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ओवरऑल जो मेजरमेंट हो रहा है ये गामा डाइवर्सिटी है। ये हाईली सब्जेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि डिफरेंट परसेप्शंस लोग देंगे अपना अपना बॉन्डिस के हिसाब से, सबका अपना अपना व्यू होगा, है ना। तो ये ओवरऑल हो गया, ये छोटा लेवल पे हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा दो लेवल है, थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा लेवल। तो ये स्पेसीज रिचनेस मतलब कहाँ पे स्पेसीज ज़्यादा पाए जाते हैं उसके आधार पे। दूसरा स्पेसीज इवेननेस। स्पेसीज इवेननेस क्या होगा? मतलब कि सेम टाइप का एबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, उसका मेजरमेंट जो होगा डिफरेंट स्पेसीज का पर्टिकुलर रीजन में, वो क्या होगा? स्पेसीज इवेननेस। लो इवेननेस मतलब क्या हुआ? बहुत कम ही स्पेसीज जो है उस रीजन में पाए जा रहे हैं, है ना। तो बहुत कम स्पेसीज पाए जा रहे हैं मतलब कि लो इवेननेस है ना। और ज़्यादा हो गया तो हाई इवेननेस हो गया, मतलब एबंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स बाकी के कंपेरिजन में, है ना। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होता है। कोई स्पेसीज, इकोसिस्टम या जीन, इसका लॉस हो गया तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी 3 चीज़ से बनता है ना, जीन, स्पेसीज और इकोसिस्टम, 3 ही है। जीएसी, तो जीएसी है। तो IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक रेड लिस्ट निकालता है डॉक्यूमेंट। इसमें बताया है कि 784 स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसमें कि 338 वर्टिब्रेट था और 359 इनवर्टिब्रेट था और 87 प्लांट्स है। आखिरी 500 साल में इतना लोग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब अब नहीं पाए जाते हैं, गायब हो गए हैं, मतलब अब इनमें कोई चेंजेस नहीं नोटिस हो रहा है। ठीक है, डायनासोर हो गए। लास्ट 20 ईयर्स में ही हम लोग विटनेस किए हैं कि 30 स्पीसीज से ज़्यादा लॉस हो गया है। 500 साल में तो 784 स्पीसीज, लास्ट 20 ईयर्स में 30 स्पीसीज से ज़्यादा लॉस हो गया है। ठीक है, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट के अनुसार प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो है करीब करीब प्रत्येक 10,100 साल में
प्रत्येक 10,000 स्पेसीज में करीब 100 से 1000 स्पेसीज एक्सटिंक्शन में हो रहा है। ये लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकालता है उसके हिसाब से। तो ये ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा है नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन से। नेचुरल एक्सटिंक्शन जो है वो स्लो होता है, लेकिन अब बहुत फास्ट हो रहा है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स स्पेसीज पॉपुलेशन जो है 18% से कम रहा है, और फ्रेश वाटर हैबिटेट में स्पेसीज पॉपुलेशन जो है 81% से कम रहा है। पानी में स्पेसीज का जो पॉपुलेशन है वो 81% से 1970 से कम रहा है। मतलब आप दिन पर दिन जो है अब स्पेसीज ज़्यादा कहाँ पाया जा रहा है? टेम्परेट ग्रासलैंड में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स में स्पेसीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं। एक्वेटिक प्लांट्स और माने फ्रेश वाटर में आदमी कम पा रहे हैं, आदमी नहीं स्पेसीज कम पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, कारण क्या है? बायोडाइवर्सिटी का कारण क्या है लो होने का? पहला कारण है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। ये प्राइमरी कारण है, इसकी वजह से ही मतलब एक्सटिंक्शन हो रहा है। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मतलब जो है आप कंटिन्यू जो है लैंड यूज जो चेंज कर रहे हैं, थ्रू चेंजेज जो हो रहा है लैंड यूज का, जैसे मतलब नेचुरल इकोसिस्टम को क्रॉप लैंड बना दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेल्स, रोडवे और अर्बनाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे हमारा हैबिटेट लॉस हो रहा है। वहाँ के नेचुरल चीज़ को तो उड़ा दे रहे हैं आप, है ना, तो ये हैबिटेट लॉस हो रहा है। वेटलैंड्स भी प्राइमरी जो है एग्रीकल्चर्स के लिए रिक्लेम किया गया था अर्बनाइजेशंस के लिए, तो मतलब वेटलैंड्स जो हो रहा है, वेटलैंड्स बना रहे हैं तो उससे हैबिटेट बढ़ता, लेकिन वेटलैंड्स जो है मतलब रिक्लेम्ड कर दे रहे हैं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए। मतलब क्या कर रहे हैं? ख़त्म करके आप जो है वो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर दे रहे हैं, नहीं तो कोई इंडस्ट्री खोल दे रहे हैं, नहीं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर दे रहे हैं। उसके बाद 50% जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और 45% टेम्परेट ग्रासलैंड जो है ह्यूमन यूज के लिए कन्वर्ट हो जा रहा है। अब फॉरेस्ट को भी हटा के ह्यूमन यूज कर रहे, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे, है ना। तो इस सब का वजह कौन है? आदमी। तो टोटल लॉस के अलावा जो है बहुत सारा हैबिटेट्स का डिग्रेडेशन जो हो रहा है पॉल्यूशन से भी हो रहा है, जिससे बहुत सारे सर्वाइवल जो है टफ हो जा रहा है, थ्रेटन्स हो जा रहा है। कहने का जब लार्ज हैबिटेट्स ब्रोक हो जाएगा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो मैमल्स और बर्ड्स जिनको ज़्यादा टेरिटरी चाहिए और कुछ एनिमल्स जो ऐसा होते हैं जो माइग्रेटरी हैबिट्स के होते हैं वो अफेक्टेड होंगे, उनका पॉपुलेशन कम जाएगा। तो सब का वजह क्या है? हैबिटेट लॉस कर रहे हैं आप अपना, ये अर्बनाइजेशन और माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रॉप्स की लैंड बनाने की वजह से। सब का वजह जो है संभाजी है, आदमी, है ना। मतलब आदमी का दिमाग ज़्यादा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है, रोडवे और रेलवे और क्या क्या बना रहा है, और एग्रीकल्चरल लैंड्स बना रहा है, तो उसमें नेचुरल इकोसिस्टम को तो उड़ा दे रहा है। तो नेचुरल इकोसिस्टम उड़ने की वजह से ही आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैबिटेट लॉस हो रहा है ना। अब नेक्स्ट, और किस लॉस से हमारा जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है? स्पेसीज का हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कैसे? ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, उसको बना के खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिशिंग भी खा रहे हैं, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी हो रहा है ख़त्म। ज़्यादा मुर्गा खा जा रहे हैं, मछली खा जा रहे हैं, सुअर कोई लोग खा रहा है, कोई लोग कबूतर खा रहा है, तो स्पेसीज का ओवर हंटिंग और पोचिंग हो रहा है, इसलिए भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या हो रहा है? कंजम्पशन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है ह्यूमन्स का। ये आपका अनसुटेबल एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, और अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत सारे स्पेसीज जो है पिछले 5 साल में जो एक्सटिंक्ट हुए हैं, जैसे स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, ये सब जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुए हैं ह्यूमन्स की वजह से। तो ह्यूमन्स की वजह से जो पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ ये पिछले 5 सेंचुरी में ज़्यादा मतलब एक्सटिंक्ट हुए ये लोग, क्योंकि इनका क्या हुआ? हाँ, मतलब अनसस्टेनेबल जो है नेचुरल रिसोर्स को आप एक्सप्लॉयटेशन किए, उससे वजह से ये लोग नहीं जिंदा रह पाए। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज, मतलब बाहर से स्पेसीज आ जा रहे हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है क्या ट्रांसपोर्ट कर दे रहा?
मतलब उसका इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनली जो है कुछ मतलब डिलिबरेटली और अनइंटेंशनली जो है एक आउटसाइड ज्योग्राफिकल रीजन से कुछ ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है, उससे वजह से जो है नेचुरल स्पेसीज का वहाँ का मतलब वो हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है। मतलब उसको पता नहीं है, लेकिन वहाँ से वो क्या लेके आ गया उसके वजह से हो गया। जैसे कहने का मतलब कि कोरोना मालूम नहीं है किसी को कुछ भी, बाई मिस्टेक आ गया, बाई मिस्टेक सब कुछ हो गया, तो एलियन स्पेसीज का इंट्रोडक्शन हो गया। तो मतलब कि वहाँ पर क्या हो गया, ग्रेट डैमेज टू नेटिव स्पेसीज, जो वहाँ के रहने वाले स्पेसीज हैं उनको ज़्यादा डैमेज हो गया, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अनइंटेंशनली कोई बाहरी ज्योग्राफिकल रीजन से वहाँ ले आया। जैसे चाइना से कोरोना इंडिया में आ गया अनइंटेंशनली, तो उससे क्या हो रहा है, इससे हम लोग जो है मतलब फूड के लिए मतलब कंपटीशन हो रहा है, शेल्टर का कंपटीशन हो रहा है, डिजीज भी फैल रहा है जो हमको नहीं पता है, इससे जेनेटिक चेंजेज आ रहा है मतलब अपने ब्रीडिंग में, नेटिव स्पेसीज में। इससे क्या हो रहा है, आपका वेरियस जो है फूड चेन्स का भी एस्पेक्ट्स बदल जा रहा है, फिजिकल इन्वायरमेंट भी बदल जा रहा है। समझ में आ रहा बात? तो बाहर से कोई चीज़ आ रहा है, उससे नेटिव स्पेसीज का सब कुछ सिस्टम बदल जा रहा है अंदर का, मतलब उनका फिजिकल इन्वायरमेंट बदल गया, फूड चेन बदल गया, इंटरब्रीडिंग बदल गया, तो उनका डिस्टर्ब हो गया बाहरी वाली चीज़ से, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज से भी लॉस हो रहा है। जैसे इंडिया में वाटर एसिंथ जो है ब्रिटिशर्स लाए थे ब्यूटिफिकेशंस के लिए। वाटर एसिंथ जानते हैं? पानी में हरा हरा कभी देखे हैं पौधा लगा हुआ, ऑटोमेटिक हरा हरा बहुत फैल जाता है, उसको बोलते हैं वाटर एसिंथ। तो जो पानी में तालाब उलाब में बन जाता है ऑटोमेटिक हरा हरा, ये ब्रिटिशर्स लाए थे कि अच्छा दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, ये इन्वेसिव स्पेसीज बन गया, मतलब रिवर्स को क्लॉग करने लगा, लेक्स और वाटर बॉडीज को, मतलब इससे क्या है एक्वेटिक लाइफ इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। वो लाए थे कि भाई अच्छा दिखेगा, एक बढ़िया सा मतलब क्या बोलते हैं सीनरी बनाएंगे, इस तरह से पर्पस के लिए लाए थे, उनका इंटेंशन नहीं था खराब, लेकिन वाटर एसिंथ ला करके रखे तो पानी का जितना भी नीचे का एक्वेटिक एनिमल्स है वो सब उनके लिए वो डैमेज का काम हो गया, वो ग्रो और सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ये जैसे अभी कोरोना भी इसका एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं समझने के लिए, है ना। नेक्स्ट, एलियन स्पीसीज आने के बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो सब लोग जान रहा है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, एसिड रेन, ये सब जो एक्सेस फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है फार्मलैंड और हार्मफुल केमिकल्स से, इससे जो है पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे भी हैबिटेट लॉस हो रहा है, अरे मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा जो है थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना। अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे, मतलब फ्लावरिंग का चेंजेज आ रहा है, माइग्रेशन पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत सारे स्पेसीज जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं अलग अलग, है ना। तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंजेज आ रहा है, क्लाइमेट चेंजेज आने की वजह से भी बहुत लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं, है ना। को एक्सटिंक्शन मतलब साथ साथ जब कोई पर्टिकुलर स्पेसीज एक्सटिंक्ट होगा तो उससे डिपेंडेंट जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहेगा वो भी साथ ही चल जाएगा। अब तुमसे हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तुम समाप्त तो हमारा भी तो नुकसान हुआ है कि नहीं। तो वैसे ही एक आदमी का कुछ एक्सटिंक्ट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी प्लांट एसोसिएटेड है वो भी चल जा रहे हैं। तो एक जैसे मतलब हॉस्ट फिश स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गया है, तो ये जो है पैरासाइट था, बहुत सारे मतलब अथी का माने असेंबलीज था, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का पैरासाइट था। पैरासाइट मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उसी को खा करके जिंदा रहते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक एनिमल्स। तो हॉट फिश स्पेसीज जो है ये एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये बहुत लोगों का पैरासाइट था, ये पैरासाइट भी है मतलब, तो इस पे जो भी डिपेंडेंट थे वो सब समाप्त हो जाएंगे। नेचुरल काउजेज जैसे फ्लड्स, होस्ट, नेचुरल काउजेज मतलब फ्लड्स, अर्थक्वेक और जितना भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा है इससे भी बायोडाइवर्सिटी होगा। बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया, वोल्केनो आ गया, है ना। तो ये सब भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का वजह है। नेक्स्ट, अब हम इसको कंजर्वेशन कैसे करेंगे। अब यहाँ से टॉपिक जो है आपके फेवरेबल हो गया, क्योंकि यहाँ से सब लोग पढ़ा रहता है, लेकिन बहुत सारा चीज़ यहाँ से भी सीखने को मिलेगा आपको। कंजर्वेशन करना है दो तरह का होता है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब कि हम जो भी इंडेंजर्ड प्लांट है, जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल स्पेसीज है कोई नेचुरल हैबिटेट में, या इसको हम लोग जो है या तो
हैबिटेट को क्लीन करके प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर स्पेसीज को प्रीडेटर से बचाएंगे, माने शिकारी से बचाएंगे उसको, है ना। कैसे? तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, रिजर्व फॉरेस्ट है, नेचुरल रिजर्व्स है, वेटलैंड्स है। ठीक है, तो ये सब प्रिंसिपल एम क्या होता है हमारा इन सिटू कंजर्वेशन का। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्रूशियल है। जितना भी लाइफ फॉर्म्स है वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहता है, ऑल फॉर्म्स। तो अगर स्पेसीज प्लांट्स एनिमल्स का इंडेंजर्ड होगा तो वो हमारे दूसरे कंपोनेंट्स को इन्वायरमेंट में डिग्रेड करेगा, जिससे हमारा ह्यूमन बींग्स का खुद का एग्जिस्टेंस एक ना दूसरे पे इफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, कंजर्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इसलिए हमको कंजर्वेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ का प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन या मैनेजमेंट या रीस्टोरेशन वाइल्ड लाइफ का या फिर नेचुरल रिसोर्स का, जो हम उसको बचा रहे हैं या फिर प्रिजर्व करके रख रहे हैं या फिर उसको मैनेज कर रहे हैं या फिर उसको चाहते हैं रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रीस्टोर भी कर रहे हैं तो ये कंजर्वेशन कहलाता है। तो इसमें इन सिटू कंजर्वेशन हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट, तो इन सिटू कंजर्वेशन आप समझ लिए, है ना, हैबिटेट को। तो इन सिटू कंजर्वेशन में जितना भी नेशनल पार्क और ये सब जो है ना, जितना भी आप पढ़े हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब फॉर नेचुरल वेटलैंड, ये सब इन सिटू है। मतलब एग्जैक्ट वही साइट पर ही हम लोग उसको बचा रहे हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं। अब एक्स सिटू क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, मतलब रीलोकेशन करते हैं इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए दूसरे जगह। तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन में आएगा या फिर कुछ मतलब नया टेक्निक, आप डाइवर्स बॉडी ऑफ टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहने का मतलब जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, फिर जीन बैंक, सीड बैंक, स्पर्म बैंक। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब बचाना अलग चीज़ है और बढ़ाना अलग चीज़ है। तो एक्स सिटू में हम लोग क्या कर रहे हैं, रीलोकेशन ऑफ इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्टेड एरिया इक्विप्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। मतलब ऐसा जगह पे उसको हम लोग लेके जा रहे हैं कि वहाँ उनका प्रोटेक्शन भी होगा और प्रिजर्वेशन भी होगा, मतलब दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, मतलब उनका जीन्स जहाँ पे रिसोर्स है वहाँ पे लेके चले जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइगर कम पाया जाता है, तो वहाँ पे टाइगर को हम लोग चारों ओर से घेर लिए, तो ये नेशनल पार्क बना दिए, वहाँ टाइगर बच जाएगा बाहरी हंटर लोग से। लेकिन टाइगर सबसे ज़्यादा कहाँ पे जिंदा रहता है, किस इन्वायरमेंट में जिंदा रहता है, वहाँ उसको उठा करके लेके आ गए, तो वो हो गया एक्स सिटू। तो जैसे ये जूलॉजिकल पार्क है, बोटनिकल गार्डन है, ये सब जगह जो है स्पेशली बाहर से मंगाया जाता है, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे उसको रखा जाता है। जैसे बोटनिकल गार्डन में प्लांट्स मंगाया जाएगा, जूलॉजिकल पार्क्स में क्या मंगाया जाएगा, एनिमल्स मंगाया जाएगा। वाइल्ड लाइफ सफारी मतलब पार्क्स, मतलब जो वाइल्ड लाइफ का जो भी रिलेटेड मतलब ऑर्गेनिजम्स है उसको मंगाया जाएगा, है ना। जीन बैंक्स, सीड बैंक्स, स्पर्म बैंक्स, ये समझ रहे हैं सब कुछ। तो जो ब्रीडिंग एनिमल्स का हो रहा है ताकि प्लांट्स का प्रोपोगेशन हो सके, एनिमल्स का प्रोपोगेशन हो सके, उसको भी हम लोग अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो बढ़े आगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करके उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट भी करते हैं। तो एक्स सिटू मतलब क्या हो गया, इन सिटू तो बहुत आसान है, चारों तरफ से घेर दिए, बचा लिए। एक्स सिटू मतलब दिमाग लगा रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे उनको बचा करके इनको बढ़ाए, जो एक्सटिंक्ट ना हो पाए, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कहाँ कहाँ है हमारा, मतलब कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ख़राब है। तो इंडिया जो है जाना जाता है रिच बायोडाइवर्सिटी में, और 23.39 ज्योग्राफिकल एरिया जो है फॉरेस्ट से है हमारे इंडिया में। अप्रॉक्स में एग्जाम में 24% लोग मार देते हैं, है ना। एग्जैक्ट 23.39% है फॉरेस्ट, है ना। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो किसको बोलते हैं, ऐसा रीजन जहाँ पे एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन हो इंडेमिक स्पीशीज का और एक्सेप्शनल लॉस ऑफ बायो हैबिटेट हो। मतलब वहाँ पे हैबिटेट का लॉस एक्सेप्शनल हो रहा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो रहा है ना। और जहाँ पे मतलब कि इंडेमिक स्पीशीज का कंसंट्रेशन भी एक्सेप्शनल है। इंडेमिक स्पीशीज किसको बोलते हैं,
हाँ वही एरिया में ही जो स्पेसीज जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जिस तरह के स्पेसीज पाए जाते हैं, अचानक से उसका कंसंट्रेशन या तो बढ़ गया या तो घट गया। तो हम लोग अभी हॉट स्पॉट्स पढ़ रहे हैं, मतलब घट गया है ना। तो ये वहाँ पे वैसा होगा, या फिर एक्सेप्शनल लॉस हो या हैबिटेट का, तो वो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहलाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में ऐसा रीजन होता है जिसमें हाई स्पीशीज रिचनेस हो और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म हो। ठीक है, अगर जो चीज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है अचानक से उसमें डिक्रीज हो रहा है तो हॉट स्पॉट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हाई स्पीशीज रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म है, मतलब वहीं पे पाया जाता है खाली। तो ये कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स कौन दिए थे, नॉर्मन मायर्स दिए थे, 1988 में दिए थे, जब वो देखे थे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है अपना प्लांट स्पेसीज अपना लॉस हो रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अब वो अपना प्लांट स्पेसीज को लॉस कर रहा है, मतलब जो उसका इंडेमिक पार्ट है, स्पेसिफिक रिचनेस है जिस चीज़ में, वही नुकसान मतलब लॉस हो रहा है उसका। जैसे कहने का मतलब इसको ठेठ भाषा में समझना है कि जो इंसान हमेशा फर्स्ट करते आता था अचानक से फेल करने लगा, क्या वजह है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है। तो ये जो है पूरे वर्ल्ड में 36 एरिया ऐसा है जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है, मतलब जो हाई स्पेसीज रिचनेस था लेकिन उसमें लॉस हो रहा है। तो 36 एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स क्वालिफाई करता है। ये हॉट स्पॉट्स जो है पूरे अर्थ में कितना परसेंट आएगा, 2.3%। ठीक है, और मोर देन 50% जो है वर्ल्ड का प्लांट स्पेसीज और 42% जो है खाली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट एनिमल्स, मतलब वर्टिब्रेट स्पेसीज जो है इंडेमिक है ये सब एरिया में। इंडेमिक मतलब कि बस वही एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से 2.3% लॉस हो रहे हैं। हाँ, ये फॉरेस्ट एरिया है खाली। नेक्स्ट, तो वर्ल्ड में 36 एरिया है ऐसा। ठीक, और परसेंटेज में देखा जाए तो 2.3% है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्वालिफाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक रीजन जो है फॉलोइंग क्राइटेरिया अगर होगा तो उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेंगे। पहला, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स जो है इंडेमिक्स होगा, जो कि हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट लाइफ वहाँ पाया जाता हो प्लेनेट में। हॉट स्पॉट अदर वर्ड्स मतलब इरिप्लेसेबल, मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो 1500 प्लांट्स जो है इंडेमिक्स है किसी एरिया में, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया में उस तरह का 1500 प्लांट्स, जिस प्लांट्स को दूसरे जगह नहीं पाया जाता हो वो प्लांट्स वहाँ पे अगर है, ठीक है, और इसमें कम से कम 30% या फिर लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि 70% लॉस हो गया है, थ्रेटेंड आ चुका है, 38% खाली बच रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। मतलब कि 1500 प्लांट्स इंडेमिक्स होना चाहिए और 30% बचना चाहिए नेचुरल। ठीक है, नेक्स्ट, तो टोटल हमारे 8 हॉटेस्ट स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स। मेडागास्कर आइलैंड्स, फिलीपींस, सुंदरलैंड साउथ ईस्ट एशिया में है, ब्राज़ील का अटलांटिक फॉरेस्ट, कैरिबियन, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क और कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केनिया। सब लिखा है यहाँ देखिए, सब चीज़, सब जितना भी हम आपका नाम दिए ना सब यहाँ मैप में है। मेडागास्कर कहाँ है बताइए? तो ये देखिए मेडागास्कर है, ये अफ्रीका के जस्ट बगल में मेडागास्कर आइलैंड है, मेडागास्कर ओशन जो भी बोलिए, है ना। तो ये हॉट स्पॉट्स है। फिलीपींस देखिए, यहाँ फिलीपींस एक कंट्री है, हाँ, ये भी हॉट स्पॉट्स है। फिर सुंदरलैंड साउथ ईस्ट एशिया में आता है, सुंदरलैंड्स कहाँ है? हाँ, इंडोनेशिया के इधर ही, ये भी हॉट स्पॉट्स है। उसके बाद आप ब्राज़ील का अटलांटिक फॉरेस्ट, ब्राज़ील यहाँ है साउथ अमेरिका में, ये भी हॉट स्पॉट है। कैरिबियन तो जानते ही होंगे, उसको बोलते क्या बोलते, कैरिबियन एक आइलैंड है दोनों नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, ये भी हॉट स्पॉट है। इंडो बर्मा म्यांमार को बोलते थे, है ना। तो इंडो बर्मा ये एरिया है ना, म्यांमार का और इंडिया का पार्ट मिक्स, ये एरिया भी हॉट स्पॉट्स है। उसके बाद जो है वेस्टर्न घाट इंडिया का ये पार्ट होता है, जानते हैं आप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और ये सब पार्ट है ना, ये भी हॉट स्पॉट्स है। श्रीलंका भी है नीचे में हॉट स्पॉट्स। उसके बाद जो ईस्टर्न आर्क और कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया, ठीक है, ये वाला
अफ्रीका में ये पोर्शन तंजानिया वाला, तो ये सब हॉट स्पॉट्स है। 8 हॉट स्पॉट्स है, खाली नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, 8 नंबर याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। वो अलग है, वेस्टर्न घाट का अंदर का पार्ट है, वो एक ही है वो 8 में। इंडिया में कौन कौन है बताइए। इंडिया में है हिमालय, इंटायर हिमालय रीजन जो है, जो पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, ये पूरा जो है, ये पूरा एरिया जो है हिमालय, ये और इधर पूरा नेपाल उपाल सब इंडिया में ये पोर्शन है ना। इंडो बर्मा जिसमें इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम छोड़ के, है ना। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सब, ये पूरा पार्ट असम छोड़ के, सिक्किम भी, है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सारा जो है। उसके बाद वेस्टर्न घाट, ये एरिया वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, नीचे वाला श्रीलंका, सुंदालैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये एरिया, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, सिंगापुर, ब्रुनियाई, फिलीपींस, सब ये सब जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। माइंड में बैठ गया। अब आ जाइए इन सिटू कंजर्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए। तो सिंपल टर्म में जो प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है वो क्या होता है, या तो लैंड होगा या तो सी होगा, जिसको हम सर्टेन प्रोटेक्शन अलग से दे रहे हैं कंजर्वेशन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और सोशो इकोनॉमिकल वैल्यूज को बचाने के लिए। तो ये जो है इसका मतलब कि हम इस एरिया में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं लिमिटेड रखेंगे, रिसोर्सेज का भी यूज हम लोग लिमिटेड रखेंगे, है ना, इस एरिया में। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया जो है बायोडाइवर्सिटी में हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इन सिटू करते हैं। तो इन सिटू में हमारा क्या देखिए, नेशनल पार्क अपने पास है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कम्युनिटी रिजर्व्स है और प्रोटेक्टेड एरिया है। तो टोटल जो है कंट्री का 1.3% जो है 33% नेशनल पार्क है, टोटल 106 नेशनल पार्क है। ये करेंट डाटा है, ये पुराना अभी नहीं पढ़ा रहे आपको, ये करेंट है ये सारा नोट्स। तो ये जो है 106 नेशनल पार्क जो है हमारा अभी तक है। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है, 566 है। कंजर्वेशन के लिए रिसोर्स हमारा 97 है, कम्युनिटी के लिए रिजर्व्स बनाए हैं हम लोग 214 और प्रोटेक्टेड एरिया है 993, ठीक है। परसेंटेज में भी दिया है, डाटा नहीं पूछता है, नेशनल पार्क पूछता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जून 2021 के अकॉर्डिंग टोटल 993 नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया हमारे इंडिया में है, ठीक है, जिसमें करीब 5.6% आता है, ठीक। एक टारगेट था, जिस टारगेट का नाम था आईकी टारगेट्स, जिसको हम लोग टारगेट 11 भी बोलते हैं, ठीक है। ये बताता है कि 2020 तक कम से कम 17% टेरेस्ट्रियल और इनलैंड वाटर एरिया जो है हमारे प्रोटेक्टेड एरिया में कंजर्व रहेगा, 17%, ठीक है। तो बहुत सारा जो है प्रोटेक्टेड एरिया है जो मतलब प्रोटेक्शन है, जिसमें कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब आता है। इसमें 4 प्रोटेक्टेड एरिया हम लोग को पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स। ये इसके अलावा भी बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स और एलिफेंट रिजर्व्स अलग से है। तो प्रोटेक्शन में नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, उससे हल्का काम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे हल्का काम रिजर्व, उससे हल्का काम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये ऑर्डर भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किस में देते हैं हम लोग, नेशनल पार्क में। अब समझिए कि क्या करते हैं उसमें। देखिए नेशनल पार्क में क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पेसीज के लिए बनाया जाता है नेशनल पार्क। कोई भी नेशनल पार्क बनाएगा ना तो कोई ना कोई एनिमल्स के लिए ही फिक्स होगा वो, ठीक है। ये जो है पूरे इकोसिस्टम के लिए है, और ये भी मतलब जो है प्लांट्स के लिए जनरली होता है सेंचुरी, मतलब कुछ स्पेसीज जैसे साइरस, पीचर प्लांट, मतलब कुछ स्पेसीज ओरिएंटेड रहेगा, ये पूरे इकोसिस्टम से रहेगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स पूरे इकोसिस्टम से रहता है। अच्छा, इंडिया में मोस्ट कॉमन साइज जो होता है कोई भी नेशनल पार्क जो बनाते हैं, करीब 100 से 500 किलोमीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है। 40% केसेज यही रहता है, बाकी केसेज में 15% केसेज में जो है 500 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। और जनरली जो है अभी तक टोटल इतना एरिया जो है हमारा 3162 किलोमीटर स्क्वायर नेशनल पार्क है, ठीक है। इसका 5670 किलोमीटर स्क्वायर जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स है, और ये जो है 500 से 1000 के बीच में है, ठीक है। बाउंड्री जो है इसमें लेजिस्लेशन से के द्वारा फिक्स होगा, कहने का मतलब पार्लियामेंट के द्वारा। बाउंड्री कौन फिक्स करेगा, पार्लियामेंट। इसमें भी कौन फिक्स करेगा कि कितना एरिया बायोस्फीयर रिजर्व रखना है, पार्लियामेंट। लेकिन इसका बाउंड्री फिक्स नहीं है, है ना।
बफर जोन छोड़ के इसमें कोई भी बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक जोन रहेगा, उस जोन में आदमी इंटरफेरेंस कर सकता है, उसके अलावा बाकी कोई जोन में आदमी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। लिविंग बींग्स का इंटरफेरेंस इसमें नहीं होगा। इसमें बफर जोन छोड़ के इसमें भी बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसमें हो सकता है इंटरफेरेंस, ठीक है, मतलब आदमी इंटरफेरेंस कर सकता है। इसको टूरिज्म परमिसिबल है, इसमें टूरिज्म भी परमिसिबल नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व्स में। हाँ, इसमें परमिसिबल है। इसमें रिसर्च जो है नहीं होता है ना, रिसर्च इस पर नहीं चलता है, मतलब कंजर्वेशन के लिए अटेंशन उन्नेशन रिसर्च नहीं है। इसमें रिसर्च भी चलता है, मैनेज भी होता है। इसमें तो ये तो सेंचुरी तो सबसे कम प्रोटेक्शन हुआ ना, तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसको हो दिए रहे हैं हम बताइए? नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व्स को। बफर जोन में भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसमें भी बफर जोन के अलावा इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टूरिज्म परमिसिबल है, इसमें टूरिज्म परमिसिबल नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं क्योंकि ये कम है। उसके बाद नेशनल पार्क और सेंचुरी में किसको दे रहे हैं? नेशनल पार्क में, क्योंकि नेशनल पार्क में जो है हमको बफर जोन के अलावा और हम लोग कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, और इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, थोड़ा बहुत आदमी देखने जाता है। नेक्स्ट, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, फॉरेस्ट, पोचिंग, हंटिंग, ये सब जो है परमिट नहीं होगा, है ना। जो बाउंड्री होगा नेशनल पार्क का, वो कोई प्राइवेट एक्टिविटी उसमें अलाउड नहीं होगा नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा, ये भी पढ़ चुके हैं। इनका बाउंड्री फिक्स होता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे मतलब वो जो है मतलब उसको हम डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बना सकते हैं। एक बार नेशनल पार्क बन गया तो नेशनल पार्क रहेगा। और नेशनल पार्क को हम लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी आदमी डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ इसको हम नेशनल पार्क, हाँ सेंचुरी को नेशनल पार्क बना सकते हैं, नेशनल पार्क को सेंचुरी नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो नेशनल पार्क जो है कौन बताता है? IUCN कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया कहलाता है ये। इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन है? हैली नेशनल पार्क बोलते हैं, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का 1936 में। या फिर बोल तो रहे हैं, या मतलब एंड नहीं होता और होता है। हैली नेशनल पार्क जो है जिसको हम लोग बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में 1936 में बना था। 1970 में 5 नेशनल पार्क बना, यार 5 नेशनल पार्क था सिर्फ इंडिया के पास। लेकिन 1972 में इंडिया एक प्रोटेक्शन एक्ट लाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पूछता है एग्जाम में, कब आया था? 1972 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया था? 1973 में। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो लाया था, इससे जो है कंजर्वेशन का स्पेसीज को बढ़ाने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, अभी जून 2021 के डाटा के अनुसार 106 नेशनल पार्क है, जो पूरे इंडिया के एरिया से 1.33% होता है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ये जो अथॉरिटी होता है जो कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है सारे प्रोटेक्टेड एरिया को, हाँ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बिगेस्ट, कश्मीर में है। किश्तवाड़ भी कश्मीर में है। ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, कॉर्बेट उत्तराखंड, फिर कंचनजंगा सिक्किम, काजीरंगा असम, सिरोही मणिपुर, किबुल लमजाओ भी मणिपुर, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, ठीक है। पेंच MP, कन्हा MP, बांधवगढ़ MP, तदोबा महाराष्ट्र, कंकड़ वैली छत्तीसगढ़, इक्ष्वाका बताइए MP के नीचे कौन है? आंध्रा। फिर इधर आ जाइए, वन विहार, और उसके बाद शिवपुरी वो भी MP, सतपुरा वो भी MP, सरिस्का राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, डेजर्ट तो नामी है राजस्थान, रन ऑफ कच्छ गुजरात, गिर गुजरात, फिर बेलवाचर गुजरात, संजय गांधी महाराष्ट्र, मोटेन
गोवा, दांडेल कर्नाटका, नागरहोल कर्नाटका, बांदीपुर कर्नाटका, साइलेंट वैली केरला, इंदिरा गांधी केरला, केरला तमिलनाडु बॉर्डर है ना, ग्यूंडी तमिलनाडु, बन्नरघट्टा नहीं कर्नाटका। अब ये इधर अंडमान में है एक लीजेंड नेशनल पार्क, सैडल पीक भी है अंडमान में। ठीक है, सब कवर हो गया। नेक्स्ट, अब आपको याद रखना है टॉप 10 जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क याद रखना है, और किसके लिए। अभी आप बताए ना, अभी आपको बताए कि नेशनल पार्क जो होता है किसी न किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए होता है। तो 106 नेशनल पार्क है तो 106 को स्पेसीज है, लेकिन हमको उतना याद नहीं रखना है, 10 को याद रख लिए बहुत है। तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा था, ये कब एस्टेब्लिश हुआ ये ज़रूरत नहीं है, खाली कहाँ है याद रखिए और किसके लिए है याद रखिए, ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में है और स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक एलिफेंट के लिए फेमस है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, गोमुख ग्लेशियर में है। नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है, फ्लोरा एंड फौना प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए फेमस है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, सिक्किम में। गुरु घासीदास, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हो, देखिए खाली संजय नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन संजय गांधी कहाँ है, महाराष्ट्र में। संजय गांधी महाराष्ट्र में, संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, टाइगर के लिए फेमस है। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। सुंदरबन डेल्टा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रॉयल बंगाल टाइगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन आ गया, ये भी आ गया, कंचनजंगा भी है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। ठीक, ये टॉप 10 है। क्या चीज़, हाँ सिमलीपाल में भी रॉयल बंगाल टाइगर है, सही बात है। नेक्स्ट, और भी है, अभी देखिए, देखते जाइए देखते जाइए। अब देखिए कौन कौन एनिमल के लिए कौन कौन फेमस है वो याद रखना है, जो याद रखने वाला है वो बताया गया है। वाइल्ड लाइफ के लिए रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में। एक सिंग वाला गेंडा, वन हॉर्न राइनोसेरस काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। एलिफेंट्स के लिए पेरियार नेशनल पार्क है केरला में, व्हाइट एलिफेंट्स के लिए। एशियाटिक लायंस के लिए गिर नेशनल पार्क गुजरात में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए अभी बताया आपको डेजर्ट नेशनल पार्क, नहीं तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो घाटी गांव, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एमपी में है, और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन है और सिमलीपाल है वेस्ट बंगाल में। ओलिव रिडली टर्टल, गहिर माथा टर्टल सेंचुरी उड़ीसा में है, ये इंपॉर्टेंट है। ओलिव रिडली टर्टल मतलब कछुआ के लिए फेमस है। गहिर माथा जो है टर्टल का एक सेंचुरी है जो उड़ीसा में है। डॉल्फिन के लिए कौन फेमस है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में भी बनाया गया है, बिहार में। बियर, भालू के लिए दारोजी बियर सेंचुरी जो है हम्पी कर्नाटका में, हम्पी में है। बरसिंघा जानते हैं ना, स्वयं डियर, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में कान्हा नेशनल पार्क बरसिंघा के लिए भी है और टाइगर के लिए भी है। घड़ियाल जो है नेशनल चंबल सेंचुरी यूपी में है, राजस्थान में, एमपी में है। ठीक है, घड़ियाल चंबल सेंचुरी तीनों में है, तीनों का बॉर्डर में आता है, यूपी एमपी राजस्थान के। क्लाउडेड लियोपार्ड जो नामे है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। ये लियोपार्ड मतलब तेंदुआ। स्नो लियोपार्ड हेमिस लद्दाख, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था। हंगुल सबसे बिगेस्ट भी है ये। हंगुल एक कश्मीर का स्टैग है, हंगुल एनिमल्स का नाम है, दाची गांव में है कश्मीर में ही। रेड पांडा कंचनजंगा में, सिक्किम में रेड पांडा फेमस है। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत आता है, इसलिए इसको घोर के पी लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स देखिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वाइड स्प्रेड एरिया होता है बायोडाइवर्सिटी का, जहाँ पे फ्लोरा फौना को हम प्रोटेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स पानी भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, जो लाइफ को सपोर्ट करे प्लेनेट में। वर्ल्ड का मतलब रिजर्व का मतलब क्या होता है, स्पेशल एरिया डेजिग्नेट किया गया है एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल के लिए, इसलिए रिजर्व वर्ड डाला गया है। यानी कंजर्वेशन भी होना चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन करेगा पर्टिकुलर एरिया से। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ग्रेट एग्जांपल्स है कम्युनिटी इनिशिएटिव्स का, जिसमें हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं इन्वायरमेंट का, है ना, और साथ साथ उसके हेल्दी ग्रोथ भी करा रहे हैं।
तो प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी करा रहे हैं, मतलब ब्रीडिंग भी कराएंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, या तो नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी। प्रोटेक्शन जो है लिविंग ओरिजिन्स में देंगे, बाउंड्री के अंदर देंगे, इसमें फ्लोरा फाउना के साथ साथ ह्यूमन कम्युनिटी भी आ सकता है ना, जो उस रीजन्स में रहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स तो टोटल अभी तक जो है कितना है, IUCN बायोस्फीयर रिजर्व्स नेटवर्क जो है लॉन्च कब हुआ था, 1971 में लॉन्च हुआ था यूनेस्को के द्वारा। 2 साल के बाद मैप आ गया, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आ गया। पहले यूनेस्को देखता था इसको, बाद में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम देखने लगा, ठीक है। लॉ के अनुसार ये जो रीजन होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, IUCN इसको कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड एरिया देता है। नेशनल पार्क कैटेगरी 2 था, ये कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड एरिया है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन है यूनेस्को का, है ना। इसको यूनेस्को जो है अलग से इंटरनेशनल डेजिग्नेशन देता है, मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व सारा यूनेस्को के अंदर में आता है, मतलब जितना भी 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को के अंडर में है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये स्पेशल इन्वायरमेंट दिया जाता है पीपल और नेचर के लिए, जो मतलब कैसे ह्यूमन बींग्स और नेचर जो है साथ में कोएग्जिस्ट कर सके, एक दूसरे के नीड्स को रिस्पेक्ट करे। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल पार्क पहला कब हुआ था, 71, हाँ, ये कब है 79। टोटल 701 बायोस्फीयर रिजर्व्स है पूरे वर्ल्ड में, 124 कंट्री में, जिसमें इंडिया में वर्ल्ड में जिसमें कि 121 जो है ट्रांस बाउंड्री साइड भी है, मतलब 2 एरिया का बीचों बीच वाला भी है, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वैसा वाला भी। तो 21 जो है बाउंड्री वाला भी है, और अभी इंडिया में 18 है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंडिया में 18 है, टोटल 701 है, ठीक है। तो जो भी साइट है वो मतलब मेनली जो है कोर एरिया हमारा इसमें आएगा। अभी आपको बता रहे बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा होता है। कोर एरिया मतलब बायोजियोग्राफिकल यूनिट होगा जिसमें हम लोग जो पॉपुलेशन है सारे ट्रॉफिक लेवल्स उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने बायोस्फीयर रिजर्व्स में नीचे वाला प्रोड्यूसर्स भी, कंज्यूमर्स भी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर सब रहेगा। तो इसमें क्या होगा, लोकल कम्युनिटीज और उनके नॉलेज और बायोडाइवर्सिटी मतलब प्रिजर्वेशन करना है, ट्रेडिशनल, ट्राइबल, रूरल लिविंग सब इसमें प्रिजर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में देखिए ये हमारा जो सबसे अंदर वाला पार्ट है क्या है, कोर एरिया। फिर इसके बाहर वाला पार्ट को बोलते हैं बफर जोन, और इसके सबसे लास्ट वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला पार्ट में खाली ये सिंबल दिखा हुआ है, खाली ये सिंबल मतलब क्या होगा, उसमें मॉनिटरिंग होगा सिर्फ। ह्यूमन सेटलमेंट्स किस में आ रहा है, माने घर उर जो है किस में बन रहा है, ट्रांजिशन एरिया में। ट्रांजिशन एरिया में घर उर बन रहा है हमारा, ठीक है। फिर रिसर्च स्टेशन कहाँ है, ट्रांजिशन एरिया में, और थोड़ा बहुत बफर जोन में भी रिसर्च हो रहा है ना। सॉरी, रिसर्च जो है ट्रांजिशन एरिया में हो रहा है। एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह कहाँ हो रहा है, ये भी ट्रांजिशन एरिया में हो रहा है। टूरिज्म चाहे रिक्रिएशन जो है कहाँ हो रहा है, ये भी ट्रांजिशन एरिया में हो रहा है। बफर में मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बफर में मॉनिटर करते हैं, बफर जोन में कुछ भी, अरे कोर, अरे सॉरी बफर बोल रहे हैं, कोर एरिया में मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग होता है कोर एरिया में, और कुछ भी नहीं होता है। तो ये फिगर माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 18 कौन कौन है, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट, कंचनजंगा, दियांग दिबांग, मानस, दिब्रू सैखोवा असम में है, दिब्रू सैखोवा अरुणाचल प्रदेश में है, गलत दे दिया। नोकरेक मेघालय में है, पन्ना जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है पन्ना है, ठीक है। सबसे पहला कौन था, नीलगिरी। पचमढ़ी जो है एमपी में है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर में देखिएगा, उसमें हम कोड भी बताए हैं पूरा, अलग से एक टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स। अचानक मार अमरकंटक जो है एमपी छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक हिल्स। रोहनक कच्छ गुजरात में सबसे बड़ा कौन है, रोहनक कच्छ गुजरात। और सबसे छोटा कौन है, पन्ना एमपी। और सबसे पहला कौन है,
नीलगिरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु में है, शेषाचलम आंध्रा में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, सिमलीपाल उड़ीसा में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपको खाली याद रखना कैसे है, कौन कौन से स्टेट में है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। पहला कौन है, नीलगिरी। फिर उसके बाद सबसे लार्जेस्ट कौन है, रन ऑफ कच्छ। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, पन्ना। बस इतना ही, 18 को तो है, इसको रटना है। इसका हम ट्रिक भी बताए हैं और इसका हम क्या उसको बोलते हैं, कोड भी बताया है। तो ज्योग्राफिकल का लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि वो अब उतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबका दिखाए हुए है फिगर में भी। पचमढ़ी एमपी में, पन्ना एमपी में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कोल्ड डेजर्ट मतलब हिमाचल प्रदेश और उसका जम्मू कश्मीर का बॉर्डर, कंचनजंगा सिक्किम में, मानस असम में, नोकरेक मेघालय में, डिब्रू सैखोवा दिहांग दिबांग, ठीक है। डिब्रू सैखोवा असम में ही बार बार दे रहा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। डिब्रू सैखोवा असम में बता रहा है। सुंदरबन जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषाचलम जो है आंध्रा में है, ग्रेट निकोबार इधर है, नीलगिरी तीनों के बॉर्डर में है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, अगस्त्यमलाई भी तमिलनाडु में है, रन ऑफ कच्छ सबसे बड़का जो है गुजरात में है ना। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला कौन था, नीलगिरी, ठीक है। और ये ऑर्डर है कैसे कैसे आया, मतलब दूसरा नंबर पे गल्फ ऑफ मन्नार आया था, तीसरा नंबर पे सुंदरबन, चौथा नंबर पे नंदा देवी, पांचवा पे नोकरेक, फिर पचमढ़ी, फिर सिमलीपाल, अचानक मार्ग, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पन्ना, है ना, सबसे छोटा पन्ना। सबसे लास्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया होता है जिसमें कि मतलब एडिक्वेट इकोलॉजिकल फ्लोरा फौना नेचुरल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगा। सेंचुरी जो है मतलब हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोपगेट करते हैं और वाइल्ड लाइफ को इन्वायरमेंट देते हैं, है ना। ये भी IUCN कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये कैटेगरी 4 एरिया है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सर्टेन एरिया जो है स्टेट, अगर ऑप्शन आएगा तो नेशनल पार्क को ही सबसे ज़्यादा वो मानना, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किस में हो रहा है, नेशनल पार्क को। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, जिसमें कि मतलब एरिया जो है एडिक्वेट इकोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल सिग्निफिकेंस इसको दिया गया है। अगस्त 2021 में टोटल अभी तक कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 566। वो कितना था नेशनल पार्क, 106, और बायोस्फीयर रिजर्व्स 18। कितना परसेंट है ये, 3.72%। वो था 1.33% नेशनल पार्क। नेक्स्ट, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिए कौन कौन है, त्रिकुटा, सुरिनसर, रामनगर, नंदनी, बल्टल, गुलमर्ग, हिरपोरा, जसोरता, लाचीपोरा, लिम्बर, ओभरारू, लद्दाख में है, चंगटांग, काराकोरम। आगे पढ़ेंगे सब, इसमें डिटेल में दिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितना हम लोग पढ़े ना, ऑलमोस्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इनाम है कौन कहाँ है, बस खाली रट जाना है। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जो पानी और, देखिए ये वेटलैंड है, फिगर से समझ में आ रहा है, वेटलैंड मतलब दलदल, है ना, जो पानी से फ्लडेड रहेगा, या तो परमानेंटली या फिर सीजन में है ना, या तो कोई पर्टिकुलर सीजन में। तो प्राइमरी फैक्टर जो डिस्टिंग्विश करेगा वेटलैंड्स को अदर लैंडफॉर्म से, वाटर बॉडी से, उसका क्या होगा, उसके एक्वेटिक प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, वेजिटेशन और यूनिक सॉइल में वो अडेप्ट कर सकता है। मतलब जो इस सॉइल में घास उगेगा, पैडी, तो ये वेटलैंड होगा। जो पर्टिकुलर परमानेंटे वेटलैंड हो या फिर सीजन हो, पानी फ्लडेड रहना चाहिए, मतलब दलदल एरिया। देखिए वेटलैंड को भी हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स का जो टर्म्स है ये कौन कॉइन किया था, ये इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ये साइन किया था। हाँ, सिटी ईरान का एक सिटी है जो रामसार, 1971 में रामसार कन्वेंशन हुआ था, उसको रामसार कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स बोलते हैं। रामसार एक ईरान में एक सिटी का नाम है, उसमें क्या किया था, वेटलैंड्स को कंजर्व किया था, और वही कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज, मतलब वेटलैंड्स को हम लोग कंजर्वेशन करना है और सस्टेनेबल यूज करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग रामसार वेटलैंड्स और कन्वेंशन करते हैं। कन्वेंशन जो होता है ब्रॉड डिफिनेशन होता है वेटलैंड्स का, ठीक है।
कन्वेंशन जो होता है ये क्या किया, वेटलैंड्स को एक डिफिनीशन दिया, जितना भी लेक्स है, रिवर्स है, अंडरग्राउंड एक्यूफर्स है, स्वैम्प्स है, मार्सेज है, वेट ग्रासलैंड्स है, पीटलैंड्स है, उसके बाद स्टोरीज है, डेल्टा है, टाइडल फ्लोट फ्लैट्स है, मैंग्रूव्स है, कोस्टल एरिया है, कोरल रिफ्स है, ह्यूमन बीड साइट्स है, फिश पॉन्ड है, राइस पैडीज है, रिजर्वायर्स है, साल्ट है, ये सब वेटलैंड्स है। तो एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेटलैंड्स, 4 ऑप्शन इसमें से कोई एगो डालेगा, चाहे बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वेटलैंड्स, उसमें से 3 को डालेगा, एगो इसमें से नहीं डालेगा। 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, क्योंकि रामसार कन्वेंशन इसी दिन साइन हुआ था 1971 में, इसलिए 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो रामसार कन्वेंशन जो होता है ये किसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के काम करता है, IUCN और IWMI, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, उसके बाद वेटलैंड्स इंटरनेशनल, वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट एंड WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंटरनेशनल। तो ये सब कंपनी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के रामसार कन्वेंशन काम करता है। रामसार कन्वेंशन का 3 पिलर्स है, वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड्स, मतलब उसका इस बुद्धि के हिसाब से इस्तेमाल करना है वेटलैंड्स को। उसके बाद सूटेबल वेटलैंड्स को डेजिग्नेट कर दिया गया है कि कौन सा वेटलैंड्स जो है उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है, और कोऑपरेटिव इंटरनेशनली करना है ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स पर, है ना। जो वेटलैंड सिस्टम मतलब शेयर स्पेसीज हो रहा है, मतलब ट्रांस बाउंड्री का मतलब समझिए कि बॉर्डर लाइन पर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब कोई 2 कंट्री के बॉर्डर पर जो वेटलैंड्स है उसको इंटरनेशनली कोऑपरेट करना है, मतलब दोनों कंट्री को कोऑपरेट करके बनाना है। तो इनका मेन 3 वर्क है, बुद्धि से इस्तेमाल करना है, और मतलब एक डेजिग्नेट कर देना है सूटेबल वेटलैंड्स को जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस देना हो, माने खाली इंडिया ही नहीं, उसको पूरे, अगर इंडिया भी है तो उसको इंटरनेशनली सपोर्ट मिलेगा, माने उसका पैसा बाहर से भी आएगा, और जो बॉर्डर पे है, ट्रांस बाउंड्री पे है, उसको इंटरनेशनली कोऑपरेट करना है। देखिए वेटलैंड्स कौन कौन है इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। नेक्स्ट तो रामसार कन्वेंशन जो है 1 फरवरी 1982 से फोर्स में आया है। 2 फरवरी 1971 को आया था, लागू कब हुआ, 1 फरवरी 1982 को। तो ये 2017 के वेटलैंड्स नोटिफाइड रूल्स में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ये सारा ये ईयर इम्पोर्टेंट है। कौन कौन, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1927, यही 72 कर दिए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है ना। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया, 1980। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972। और कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन कब आया है, 2011। तो एग्जाम में चारों पूछता है। इंडिया में टोटल 7 लाख वेटलैंड्स है, 7 लाख से भी ज़्यादा, करीब 4.5% एरिया। वेटलैंड्स जो है वो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के अंदर में रेगुलेट होता है। दिसंबर 2021 तक टोटल 47 रामसार साइट है। रामसार साइट्स कितना है, 47, 106, 566 और 47। सुंदरबन सबसे लार्जेस्ट है, और चिल्का लेक और केवलोडाओ नेशनल पार्क जो है ये भी पहला रामसार साइट था। सबसे लार्जेस्ट है सुंदरबन, पहला कौन था, चिल्का लेक और केवलोडाओ नेशनल पार्क राजस्थान में है ना। ये और रेणुका वेटलैंड जो है जिसका 20 हेक्टेयर एरिया है हिमाचल प्रदेश में, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। वर्ल्ड का पहला रामसार कन्वेंशन जो है 1974 में हुआ था, जो कौन था, काउबोर्ज पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में। तो जो इंपॉर्टेंट है उसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसको कौन देखता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मेंटेन होता है रामसार साइट। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंटरनेशनल माने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये मेंटेन होता है रामसार लिस्ट के अनुसार। 2 वेटलैंड जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स में है, क्यूलोडियो राजस्थान वाला और लोकटक लेक मणिपुर वाला। चिल्का लेक जो है रिकॉर्ड में था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो ये भी पूछता है एग्जाम में, कौन रिकॉर्ड में, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में था उसको हटा दिया गया, ठीक है। कौन, ये दोनों क्यूलोडियो नेशनल पार्क और लोकटक लेक मणिपुर, ये जो है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में अभी भी है,
ठीक है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो रहेगा उसको बहुत प्रायोरिटी से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेड डाटा बुक, अब ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब रेड डाटा बुक और इन्वायरमेंट और छोटा छोटा टॉपिक अब बच गया, मेन टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी समझने वाला कल टॉपिक कल पढ़ लेंगे, ठीक है। कल ख़त्म हो जाएगा आपका ये, ओके। थैंक यू। कितना मिनट गया?